हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट के पीवाईक्यू पर चर्चा कर रहे हैं। यानी विगत वर्षों में एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कराता है यूजीसी नेट का, उसमें ज्योग्राफी विषय से, भूगोल विषय से किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया है, प्रश्नों को पूछने की क्या प्रवृत्ति रही है, इस आधार पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न फ्रेम करता है यूजीसी। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि कौन सा सेगमेंट आपको ज्यादा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। हम इसे एक पूरी क्रमबद्धता के साथ पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने जितने भी वीडियोस देखी होंगी वो पर्टिकुलर सेक्शन से होगी। हमने तय किया है कि हम इसे एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे। तो अभी हम जिस पूरे सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं वो है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। ठीक है, भू आकृति विज्ञान। ऐसा क्यों? ताकि हम पूरे सेगमेंट से जो प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं विगत वर्षों में पीवाईक्यू के रूप में, उन्हें सेगमेंट वाइज रिपीट करते चले। और पीवाईक्यू क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने देखा है कि पीवाईक्यू के आधार पर हम एक एनालिसिस देख पाएंगे कि कैसे प्रश्नों को पूछा जाता है, कैसे प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति रही है, हमें किस सेगमेंट पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी को ही लेकर हम आगे बढ़ते हैं और भू आकृति विज्ञान के विगत वर्षों के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो कि आज के सेगमेंट में क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी हैं? आप इस प्रश्न को देखकर ही समझ गए होंगे कि इससे पहले वाली वीडियोस में भी आपने ये प्रश्न देखा है। इसका मतलब ये है कि प्रश्न रिपीट होते हैं, क्योंकि हमने विगत वर्षों में कहीं 21-22 में ये प्रश्न देखा था, जो वर्ष 2021 या 22 में पूछा गया था। और आप देखिए, यह प्रश्न दिसंबर 2018 की यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो इसलिए भी पीवाईक्यू पढ़ना जरूरी है कि यदि आपने पीवाईक्यू देख लिया तो हो सकता है अगली बार ये प्रश्न रिपीट हो जाए, आपको आसानी होगी प्रश्नों को हल करने में। आपने चीजें पहले से कवर कर रखी हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है ए एस तरंगे, बी पी तरंगे, सी आर तरंगे और डी एल तरंगे। प्रश्न में पूछा गया है भूकंपीय तरंगों के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर्वाधिक विनाशकारी विध्वंसकारी तरंग कौन सी होती है। हमने भूकंपीय तरंगों के बारे में क्या पढ़ा है कि भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं। एक तो भूगर्भिक तरंगें जो भूमि के गर्भ से पैदा हो या भूमि के गर्भ तक इफेक्ट करें, और दूसरी धरातलीय तरंगें। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि भूगर्भिक तरंगों में दो तरंगें शामिल हो जाती हैं। तरंगों के दो प्रकार, एक तो पी वेव्स प्राथमिक तरंगे, ठीक है, प्राइमरी वेव्स जिसे पी वेव्स कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। दूसरी है सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे, या इन्हें गौण तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। ये भूगर्भिक तरंगों के भीतर शामिल होंगे। तीसरा जो प्रकार होगा भूकंपीय तरंगों में ही, वह है एल वेव्स। ठीक है, ये वेव्स हैं कौन सी? भूकंपीय वेव्स क्या है? भूकंपीय वेव्स के थ्रू पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक हलचल हुई, उस हलचल को हम पृथ्वी के धरातल पर महसूस कर पाते हैं कंपन के रूप में। और ये कंपन किसके माध्यम से होगा? वेव्स के रूप में, लहरों के रूप में। ये लहर, ये वेव्स अधिकेंद्र पर जब महसूस की जाती है तब पता चलता है कि भूकंप आया है। भूकंप यानी पृथ्वी पर हलचल, पृथ्वी का कंपन। भूकंप में यानी क्या, शब्दों पे जाए, भूकंप, पृथ्वी, भूमि पर कंपन, पृथ्वी पर कंपन, पृथ्वी का कंपन। पृथ्वी जब कंपन करती है, ये कहां पर महसूस होता है? अधिकेंद्र पर। और अधिकेंद्र पर जो वेव्स आती हैं, ध्यान रखें, सबसे पहले जो वेव्स पहुंचती हैं उन्हें कहा जाता है पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, वो वेव्स जो सबसे तेजी से पहुंच जाएं। ठीक है, दूसरी सेकेंडरी वेव्स। पी वेव्स की और खास बात ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में अवस्थाओं में आप अमूमन देखेंगे गति करते हुए। ठीक है, एस वेव्स ध्यान रखें सेकेंडरी वेव्स के रूप में जानी जाती हैं। और जो एल वेव्स हैं, जिन्हें धरातलीय तरंगें या सतही तरंगें भी कहते हैं, धरातलीय या सतही तरंगें या पृष्ठीय तरंगें इन्हें कहते हैं, या लव वेव्स कहा जाता है। ध्यान रखें, एल वेव्स ये सबसे विनाशकारी और खतरनाक होती हैं। ये पृथ्वी की सतह पर यानी धरातल पर ज्यादा गंभीर क्या है, अफेक्ट पैदा करती हैं। ध्यान रखें, एल वेव्स ये क्या होती हैं? ये सतह पर और सतह के थोड़ी ही अंदर जाकर समाप्त हो जाती हैं।
एलवेब्स की खास बात यह है कि एलवेब्स का आयाम बहुत अधिक होता है। आयाम के साथ, आयाम तो ये है, ये इसका आयाम है, कितनी ऊंची गई, ठीक है। इनकी तरंग दैर्घ्यता भी अधिक होती है। तरंग दैर्घ्यता का मतलब है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब है ये जो वेव गई, ये इस वेव की लेंथ। एक वेव क्या है, एक वेव यानी ये एक श्रृंग और एक श्रृंग और एक गर्त। जो नीचे की ओर झुका हुआ हिस्सा है इसे गर्त कहते हैं, ये ऊपरी हिस्सा श्रृंग कहलाता है, ठीक है। तो एक श्रृंग और एक गर्त मिलाकर या एक गर्त एक श्रृंग मिलाकर पूरी एक तरंग बनती है। इसी ही इसके लैम्डा के रूप में भी जाना जाता है, जैसे तरंग दैर्घ्यता बोलते हैं। इसमें सर्वाधिक आयाम होता है, ध्यान रखिएगा। एलवेब्स के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। इसकी तीव्रता भी अधिक होती है। आयाम के साथ साथ ध्यान रखें, इसकी तीव्रता भी अधिक होती है, ठीक है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसके बारे में, एलवेब्स के बारे में, ठीक है। इनकी प्रकृति क्या होती है, जल तरंगों की तरह होती है, ठीक है, ध्यान रखें। और यही वे तरंगे हैं, यानी एलवेब्स ही वे तरंगे हैं जो सबसे विनाशकारी या सर्वाधिक विध्वंसकारी होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी एल तरंगे इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। तरंगों के माध्यम से ही, देखिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बारे में बताया है, लेकिन तरंगों के माध्यम से, कौन सी, भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग असतता किसके बीच पाई जाती है। इसे असंगतता, असंतता या असंबद्धता भी कहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, या आपको ये कुछ इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक। इसे कहा जाता है डिसकॉन्टिन्यूटी, ध्यान रखिएगा, डिसकॉन्टिन्यूटी, असंबद्धता। ये डिसकॉन्टिन्यूटी किस बात को शो करता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं, आंतरिक परतें हैं, इन परतों में इस परत पर जो लक्षण थे, जो स्थितियां थी, वे यहां पर पहुंचते ही बदल गई, यानी इनकी लक्षण में क्या हो गया, अंतर आ गया। और इस असंगतता को, ये जो अंतर आया, जो इसमें संगतता थी वह नहीं बनी रह गई, इस वजह से कहा जाता है, जहां पर यह असंगतता शो हो रही है उसके बाद कुछ अलग यहाँ पर इसकी विशेषताएं मिलेंगी आपको देखने। तो यहाँ जहां पर ये असंगत हुए उस क्षेत्र को कह दिया गया डिसकंटिन्यूटी, असंबद्ध क्षेत्र, ठीक है। तो पृथ्वी पर जो परतें पाई जाती हैं, हम अभी आगे आंतरिक परतों के बारे में चर्चा करेंगे, उनमें जहां जहां असंगतता पाई जाती है उस क्षेत्र को असंबद्धता क्षेत्र या असंगतता क्षेत्र कहा जाता है। देखिए पूछा गया है, गुटेनबर्ग असतता किसके बीच पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पपड़ी और प्रावार, ऑप्शन बी प्रावार और क्रोड, ऑप्शन सी ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड, ऑप्शन डी ऊपरी प्रावार और निचला प्रावार, ठीक है। यह प्रश्न जुलाई 2018 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। इसका मतलब आपको पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में, उनमें पाए जाने वाली असंबद्धताओं के बारे में, उनकी खास विशेषताओं के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। जब हम पृथ्वी की आंतरिक परत के बारे में चर्चा करते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ से भूगर्भ की ओर जाते हैं, यानी पृथ्वी की धरातल से हम यदि भूगर्भ की ओर जाएं, कुछ इस तरीके से ऐसे अंदर प्रवेश करें, तो हमने क्या देखा, ऐसा पाया गया। देखिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में चर्चाएं की हैं। अभी जो आप कह सकते हैं कि वर्तमान में जो मान्यता प्राप्त है उसमें भूकंपीय तरंगों की खास भागीदारी रही है। भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों के बारे में पता लगाया गया, कौन कौन से हिस्से हैं, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, इसमें घनत्व के बारे में पता लगाया गया, इसके द्रव्यमान के बारे में पता लगाया। तो इन सारी जानकारियों को प्राप्त करने में कौन सी तरंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखी गई, भूकंपीय तरंगे, ठीक है। पृथ्वी के धरातल की सबसे ऊपरी सतह जो है, ठीक है, उसे कहा जाता है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह उसे कहा जाता है भूपर्पटी। यह कहीं पर महाद्वीपीय भी है, ठीक है, और कहीं पर महासागरीय है। ध्यान रखें, महासागरीय हिस्सा जो है वह कम मोटा है, किसकी तुलना में, महाद्वीपीय की तुलना में। उच्चावचों को, ये जो आप देख रहे होंगे ऊबड़ खाबड़ स्थिति, ये उच्चावचों को शो करती है, क्योंकि पृथ्वी की धरातल पर पर्वत पठार मैदान आदि मौजूद है, ठीक है। पहली जो सतह है उसे हम कहते हैं क्रस्ट या
इसे कहा जाता है क्या? सबसे बाहरी सतह, भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी। फिर दूसरी सतह है मेंटल, जिसे कहा जाता है प्रावार। ठीक, प्रावार, या आप कह सकते हैं मेंटल, कुछ इस तरीके से इसे लिखा जाता है, मेंटल, प्रावार। तीसरी सतह है कोर, सबसे भीतर की सतह, जिसे अंतरतम सतह के रूप में जाना जाता है। ठीक, क्रस्ट ध्यान रखें, हालांकि क्रस्ट तो अमूमन कई किलोमीटर तक माना गया है। उसके बाद मेंटल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इसे आउटर मेंटल कहा जाता है और इसे इनर मेंटल कहा जाता है। ये लगभग 2900 किलोमीटर तक विस्तारित है। ठीक है, कोर को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इसे आउटर कोर कहा जाता है, इसे इनर कोर कहा जाता है। बाहरी अंतरतम भाग, आंतरिक अंतरतम भाग। अब देखिए, गुटेनबर्ग असतता यानी इन कहीं ना कहीं स्थितियों में आपको इनकी विशेषताओं में कोई अंतर देखने को मिलेगा। ये विशेषताओं की जो अंतर है या विशेषताओं का जो अंतर है वह देखने को मिलता है घनत्व के रूप में। ठीक है, घनत्व की जब हम बात करेंगे, डेंसिटी की जब हम बात करेंगे, तो इसके रूप में जो अंतर देखने को मिला है, इसके आधार पर इसमें जो परतें हैं, इन परतों को अलग अलग असंतता शो करते हुए दिखाया गया। जैसे ही आप क्रस्ट से मेंटल की ओर प्रवेश करेंगे तो इसमें कुछ और विशेषताएं, घनत्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही आप आउटर मेंटल से इनर मेंटल की ओर प्रवेश करेंगे, आपको अलग अंतर दिखाई देगा। आप मेंटल से कोर में प्रवेश करेंगे तब भी आपको अलग अंतर दिखाई देगा, और कोर में ही आउटर कोर से आप इनर कोर में प्रवेश करेंगे या भूकंपीय तरंगें प्रवेश करेंगी तो अलग घनत्व दिखाई देता है। इसी आधार पर ध्यान रखें, इन्हें विभिन्न प्रकार की असंतता या आप कह सकते हैं असतता या आप कह सकते हैं असंबद्धता में डिवाइड किया गया है, डिसकंटिन्यूटी में डिवाइड किया गया है। अब हम गुटेनबर्ग को जानने के लिए कि कौन सी कहां पर गुटेनबर्ग है, इसे हम एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए, क्रस्ट को मेंटल से जो असंबद्धता अलग करती है वह है मोह असंबद्धता। ठीक है, ये ध्यान रखें, क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली। ठीक, अब ऊपरी मेंटल को या आउटर मेंटल को इनर मेंटल से जो अलग करती है उसे कहते हैं रैप्टी असंबद्धता। ठीक है, फिर मेंटल को, ये पूरा मेंटल है और ये पूरा कोर है, अब मेंटल को कोर से जो असंबद्धता अलग करती है उसे कहा जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ध्यान रखें, यानी मेंटल, जिसे हमने क्या कहा, प्रावार को अंतरतम यानी क्रोड से अलग करने वाली असंबद्धता को क्या कहा जाता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। चूंकि इन्हें इस असंबद्धता के बारे में सबसे पहले गुटेनबर्ग ने बताया था, इस वजह से इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गुटेनबर्ग के बाद आती है कोर को, ये आउटर कोर को इनर कोर से कौन सी असंबद्धता अलग करती है, तो ये है लेहमन असंबद्धता। इसे लेहमन नामक वैज्ञानिक ने खोजा, इसलिए इसे लेहमन असंबद्धता कहते हैं। अब देखिए, आपके प्रश्न में क्या पूछा गया, गुटेनबर्ग असतता। गुटेनबर्ग हमने किसके बारे में पढ़ा, मेंटल को कोर से अलग कर रही है। ऑप्शन में देखिए कहां पर है, मेंटल यानी प्रावार और क्रोड को, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेनप्लेन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। ये प्रश्न भी देखिए रिपीटेड है। इससे पहले भी जब हमने पेनप्लेन, पेनीप्लेन, पैडीप्लेन के बारे में चर्चा की है तो हमने पढ़ा है कि इसकी अवधारणा किसने दी है। जस्ट प्रीवियस क्लास में भी आपने देखा होगा कि पेनप्लेन के बारे में हमने डिटेल से उसमें डिस्क्राइब किया है, फिर भी थोड़ा सा हम आज डिस्कस कर लेते हैं। जुलाई 2018 में प्रश्न पूछा गया। जब पूछा जाए पेनप्लेन, 2-3 शब्द हैं इनके बारे में, सबसे शुरुआत समय में हमने देख लिया है। ठीक है, पेनप्लेन यानी हम बात कर रहे हैं एक समप्राय मैदान की, समतल मैदान, बाढ़ के मैदानों की,
या हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सतह की, एक ऐसी धरातली सतह की जहां पर आकृति नहीं है, यानी आकृति विहीन धरातली सतह। ठीक है, इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है पैन प्लेन। डेविस ने जब अपना भू आकृतिक चक्र दिया या भौगोलिक विकास का चक्र दिया तो या अपर्दन का चक्र दिया, उन्होंने कहा कि एक स्थलाकृति 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। सबसे पहले तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर अंत में वृद्धावस्था या जीर्णावस्था। इन अवस्थाओं में सबसे पहले आकृति का उत्थान होता है और उत्थान के बाद फिर अपर्दन की वजह से ये क्या होगा, इसका अंत में इसकी समाप्ति होती है। और यह जो सतह है या जो यह जो स्थलाकृति है, या हमने जिस उच्चावच की बात की, ये अंत में जाकर एक समप्राय मैदान, आकृति विहीन समतल मैदान के रूप में हमें प्राप्त होती है। इसे उन्होंने कहा पेनीप्लेन। इसकी अवधारणा को और ठीक करते हुए पैंक ने इनकी आलोचना की आगे, लेकिन क्रिकमे की अवधारणा निकल कर आई बाहर और इन्होंने कहा कि अंत में जो समप्राय मैदान, समतल मैदान बनता है वह पेनीप्लेन ना होकर पेनप्लेन होता है। ठीक है, और इन्होंने डेविस की अवधारणा को सुधारते हुए अपने पेनप्लेन की अवधारणा दी, इसकी संकल्पना दी, जो C.H. क्रिकमे इनका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा इनका नाम है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, हम कहाँ पर है क्रिकमे, ये इसे में आपको यहाँ C.H. लिख लेना है, C.H. क्रिकमे। दरअसल इस प्रश्न का यही सही जवाब है। जब हम बात करेंगे C.H. क्रिकमे के बारे में तो ये इन्हीं की अवधारणा है और डेविस की अवधारणा को और सुधारते हुए इन्होंने अपने पेनप्लेन की अवधारणा दी थी। ये ध्यान रखना है कि इसमें जब भी क्रिकमे की बात करेंगे, क्रिकमे ने अपने नदी समतल की अवधारणा दी थी, नदी समतल की अवधारणा। तो इनकी अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है, नदी समतल की अवधारणा। ये भी हो सकता है प्रश्न फ्रेम कर लिया जाए, तो आपको ये छोटी छोटी जो भी तथ्य हैं इन्हें नोट करते रहना है। ये ध्यान रखना, उन्होंने कहा कि जब नदियां आगे की ओर बढ़ती हैं तो उनका पार्श्विक अपर्दन होता है। पार्श्विक अपर्दन के फलस्वरूप ही क्या बनता है, पेनप्लेन का निर्माण बनता है लास्ट में। तो ध्यान रखें, ये पार्श्विक अपर्दन द्वारा जो अंतर सरिता क्षेत्र है उसके अपर्दन की ओर बाढ़ मैदान के संवर्धन की बात करते हैं और अंततः इन्हें सम्मिलित करके कहते हैं कि यह बनता है पेनप्लेन। तो ऑप्शन सी क्रिकमे इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को कहा जाता है। देखिए, आनत शैल स्तर की बात की जा रही है, चट्टान की बात की जा रही है। ठीक है, उसमें क्षैतिज रेखा की दिशा, क्षैतिज रेखा की दिशा ये, ठीक है, उस दिशा को कहा जाता है। देखिए, क्षैतिज रेखा की दिशा के समकोण यदि कोई क्षेत्र होगा, समकोण यानी 90 डिग्री, ठीक है, और यदि मान लीजिए कि क्षैतिज रेखा की दिशा में ही बल कार्य करे और ये संपीड़न बल कुछ इस तरीके से कार्य करे कि वलन का निर्माण हो जाए। अब क्षैतिज दिशा जो ये है, इसके ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री के रूप में जब ये कुछ इस तरीके से निर्मित होगा तो इसे क्या कहेंगे, नतिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, कोणीय झुकाव इसका क्या है, 90 डिग्री है, इसे क्या कहेंगे, नतिलंब कहेंगे। अब देखिए, आनत शैल पर क्षैतिज रेखा की दिशा को कहा जाता है, आपके पास ऑप्शन है नतिलंब, नति, अपनति या मुक्त फलक। इस प्रश्न का सही जवाब है नतिलंब, ऑप्शन ए। ये देखना है वलन फोल्ड है क्या। जब किसी शैल या चट्टान में, धरातली चट्टान में दोनों तरफ से संपीड़न बल कार्य करता है तो वह चट्टान मोड़ या लहरदार, घुमावदार कुछ इस प्रकार की आकृति में परिवर्तित हो जाता है। मोड़दार, लहरदार ये जो आकृतियां बनी इन्हें कहते हैं वलन। ठीक है, वलित पर्वत हमने सुना होगा, वलित पर्वत दरअसल दोनों तरफ से संपीड़न का ही परिणाम है। ठीक है, अब ध्यान रखें कि ये जो वलन बने इनका जो ऊपरी हिस्सा है यह कहलाता है अपनति और वलन का यह जो नीचे वाला हिस्सा है भीतर की ओर यह कहलाता है अभिनति। ठीक है, अब वलन के ही फलस्वरूप देखिए क्षैतिज दिशा है, ठीक है, ये चट्टान है, आनत चट्टान है, इसमें जो 90 डिग्री का कोण बनेगा वहां पर कहलाएगा ये नतिलंब। ठीक है, और इस प्रश्न में यही आनत शैल स्तर पर क्षैतिज दिशा, क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहा जाता है, तो ये देखिए क्षैतिज रेखा की दिशा ये निर्मित हुआ क्या, नतिलंब, 90 डिग्री, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पैटरनास्टर झील क्या है। पैटरनास्टर झील,
ऑप्शन है हिमनदी सोपानों पर झीलें, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी उत्पत्ति झीलें, ऑप्शन सी है समुद्री अपरदन द्वारा जल के उथले क्षेत्र से बनी झीलें, और ऑप्शन डी है नदी विसर्प से कटी अर्धचंद्राकार आकार की झीलें। और यह प्रश्न जुलाई 2018 में पूछा गया था। देखिए फिर प्रश्न पर जाइए, पेटरनास्टर झील। अब आपको झीलों के बारे में भी पता होना चाहिए, किस प्रकार की अपरदन के माध्यम से किस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम पेटरनास्टर झीलों की बात करेंगे तो सीधी समझिए, यदि आपने आपके आसपास नदी के अपरदन द्वारा ऐसी कोई झील नहीं सुनी, इसका मतलब नदी इसका आंसर नहीं होगा। समुद्री लहरों के माध्यम से आपने कोई ऐसी झील नहीं सुनी तो नहीं होगा। तो भी आप एक कॉमन सेंस के आधार पर लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन दोनों ऑप्शनों में से ही कोई आंसर सही होगा। अब ज्वालामुखी उत्पत्ति, जब जैसे ही ज्वालामुखी से ऊपर लावा निकलता है, मैग्मा जो कि पृथ्वी के भीतर लावा निकलता है, बहुत लंबे वक्त के बाद ये अब जब सूख जाए, अब यहाँ पर क्या होगा, बारिश हुई, बारिश होने के बाद जो वर्षा का जल है यहाँ पर भर जाए, और इसके माध्यम से, या मान लीजिए कहीं भी ज्वालामुखी धरातल है, इसके माध्यम से कहीं भी क्या हो, वर्षा का जल भर जाए। अब यहाँ पर जो झील निर्मित हुई इसे कहते हैं क्रेटर झील, यानी ज्वालामुखी के माध्यम से जो झील बनती है उसे क्या कहते हैं, क्रेटर झील। लेकिन इसमें ऑप्शन में तो क्या है, पेटरनास्टर झील। इसका मतलब हमारे इन चारों ऑप्शन में 3 तो एलिमिनेट हो गए, हिमनदी सोपानों पर झील बचता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, हिमनदी सोपानों पर झील। दरअसल इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए ही है। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो हिमनदी हैं, हिमनद हैं, उन हिमनद भी क्या करते हैं, अपरदन करते हैं, है ना। तो एक स्थान से जब कोई हिमनद बाहर की ओर या किसी क्षेत्र में किसी दिशा में बहता है, या किसी दिशा में इसका स्थानांतरण होता है, अपरदन होता है मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ अपरदन इंपॉर्टेंट है। तो जब हिमानी की अपरदन क्रिया होती है, हिमानी की अपरदन क्रिया में बहुत बड़ी संख्या में नहीं, क्योंकि शुरुआती समय में मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या नहीं है हिमानी की, ठीक है। तो हिमानी के अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित यदि कोई आपको सीढ़ी नुमा, ध्यान रखें, हिमानी की अपरदन होती है, हिमानी का अपरदन कई बार सीढ़ी नुमा भी हो सकता है। तो हिमानी की अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित यदि आपको कोई सीढ़ी नुमा स्थलाकृति दिखाई देती है और यहाँ पर जल भरा हो, तो इस प्रकार की झील को क्या कहा जाता है, पेटरनास्टर झील कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे हिमानी आगे बढ़ती है, ठीक है, मान लीजिए बहुत बड़ी मात्रा में हिमानी आगे की ओर बढ़ी, जैसे जैसे हिमानी आगे की ओर बढ़ती है, कहीं ना कहीं बीच बीच में उसे और भी हिमनद आके मिलते जाते हैं। तो इस हिमानी में जैसे ही हिमनद आकर मिलते जाते हैं, तो ये क्या हो गए, अधिक इसकी सहायक हिमनदियों की मिलने की वजह से इसमें बर्फ की मात्रा या हिम की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। अब जब हिम की मात्रा इसमें बढ़ गई, अब इतनी बड़ी मात्रा को यह अपरदन की इसमें आगे की ओर लेकर चल रहा है, तो इसमें अपरदन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब इसमें जैसे ही सहायक हिमनद मिले, अपरदन की मात्रा बढ़ी, अब ये सोपान क्रम के रूप में आगे बढ़ेंगे, और आगे हिमनद बढ़ गए, सोपान क्रम इनका बना रह गया, ये मिलते गए, सोपान क्रम बना। जैसे ही हिमनद अन्य सहायक हिमनद मिले, सोपान क्रम बना। तो ये तो आगे बढ़ गए, लेकिन उनमें बीच बीच में क्या है, जल अभी भी बचा रह गया, ठीक है। तो अपरदन तो हुआ, आगे की ओर हुआ, लेकिन जैसे ही जब इस हिमानी का समापन हुआ, तो इस सोपान क्रम में अभी भी जल की मात्रा या कुछ जल की मात्रा बची रह गई। उसकी वजह से जो झीलों का निर्माण हुआ, इसे कहा गया पेटरनास्टर झील, ठीक है। तो जो सोपान है, इन सोपानों में छोटे छोटे कहीं ना कहीं गर्त हैं, इन गर्तों में जल जो भरा रह गया, जो जल बचा रह गया, इससे जो झीलों का निर्माण हुआ, इसे पेटरनास्टर झील कहा जाता है। जल के जमा रहने की वजह से जो जल बचा, सोपानों में जो गर्त बने रह गए, उन गर्तों में जो हिमानी का जल है वह भरा रह गया, तो उससे जो झील बनी उसे हम क्या कहते हैं, पेटरनास्टर झील, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें याद करनी है, चीजों को पढ़ना है, ताकि आप एग्जाम में ज्यादा अच्छे से क्या कर पाए, कॉम्प्लीट कर पाए। ध्यान रखिएगा, प्रश्नों को समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।